हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं एक तरीके से जो पहले से लेक्चर में था एक तरीके से हमने वाली उसे इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। तो आज एक तरीके से हम टॉपिकों की शुरुआत करेंगे। तो पहला जो टॉपिक रहने वाला हमारा कॉर्निया रहने वाला। आगे से स्टार्ट करेंगे, आगे से कॉर्निया, कंजक्टाइवा, लेंस, इस प्रकार हमारा टॉपिक का सिस्टम रहेगा। लास्ट में थोड़े टफर टॉपिकों पर जाएंगे, थोड़े से हम डेटा ना थोड़ा ईजी हो जाता है। वैसे जैसे ऑप्टिक्स हुआ थोड़ा सा उसके बाद में जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में शुरुआत में पढ़वा दूँगा तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ये चीज़। हालांकि वो चीज़ें ज़्यादातर आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर, अनाटमी, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बाद में फिजियोलॉजी आती है। ये मैंने मतलब सारे जो टॉपिक थे मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो लगाई गया हुआ इस तरीके से। मेरे हिसाब से जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ सकते हैं। ये सबसे पहला चीज़ आती है हमारी कॉर्निया। तो कॉर्निया में मैंने सबसे ज़्यादा जो पावर जो होती है इस तरीके से रिफ्रैक्शन के लिए कॉर्निया ही देता है हमारा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताया था 1.37। तो ये तो जो पता ही होनी चाहिए आपको। ये इसका जो मैं डायमीटर था वो नहीं बताया था। मैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तो बताया था, मैंने आई बॉल को कोने का डायमीटर नहीं बताया था। उसका कोने का डायमीटर बता देता हूँ मैं। तो कोने का डायमीटर जो होता है वो होता है हमारा 11 to 11.5 से लेकर एक तरीके से 11.75 मिलीमीटर का। ये तो कोने का डायमीटर होता है। शेप कैसी होती है हमारी, ऐसे उसमें बताया था मैंने। ए स्फेरिकल थी, स्फीरॉइड शेप से। ये भी इस तरीके से ए स्फेरिकली होती है। ये अब हम आते हैं इस तरीके से किस पे, इस तरीके से छोटी कंडीशन पे। आज से पूछता है डायमीटर के आधार पर मेगालोकॉर्निया क्या होती है। मेगालोकॉर्निया होती है यदि डायमीटर कितने से ज़्यादा है हमारा, 13 से ज़्यादा है, 13 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो इस तरीके से वो मेगालोकॉर्निया कहलाती है। और माइक्रोकॉर्निया का कहलाती है तो उसका डायमीटर 10 मिलीमीटर से कम है। ये चीज़ आगे समझ में आई। अब जो आपको मेन जो इसमें याद होना चाहिए आपको, शुरुआत में जो नोट वाली हम टॉपिक पढ़ता है सबसे पहले कॉर्निया की केस में बात करते हैं क्या, लेयर्स ऑफ कॉर्निया। ये इस तरीके से लंबा लेक्चर तो 2 चैप्टरों में हमारे 2 यूट्यूब वीडियो में आएगा मेरे, इसलिए तो ये बात पहले पे टॉपिक ध्यान कर लेना कौन कौन से टॉपिक हमने पहले लेक्चर में पढ़ाए हैं और कौन कौन से हमने बाद के लेक्चर में पढ़ाए हैं। ये तो आता पता रहना चाहिए। ये तो इसमें क्या बताना, देखते लेयर्स ऑफ कॉर्निया के बारे में सिलेक्शन कर सकते हैं। लेयर्स ऑफ कॉर्निया, ये चीज़ आएगा कि लेयर्स ऑफ कॉर्निया की केस में क्या क्या चीज़ रहती है। तो पहली बात मैं लेयर बताया था कौन कौन सी तरीके से इसमें कुल मिला के रहती है हमारी 6 लेयर। जैसे ऊपर आती है हमारी एपिथेलियम लेयर, उसके बाद आते हैं हमारे बोवेंस मेम्ब्रेन, उसके बाद आती है हमारी स्ट्रोमा जो सबसे बड़ी लेयर होती है, उससे ज़्यादा पार्ट बनाती है हमारे इस तरीके से कॉर्नियल एपिथेलियम का। तो उसके बाद आती है इस तरीके से डेसिमेट्स मेम्ब्रेन आती है। और उसके अलावा क्या होती है हमारी उसके बाद डेसिमेट्स मेम्ब्रेन का डुआ लेयर आती है। और उसके अलावा एंडोथेलियम आती है लास्ट में। मतलब डुआ लेयर पहले आती है, उसके बाद क्या है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन आती है, और लास्ट में एंडोथेलियल लेयर आती है। ये जो आपको समझ गए। तो सबसे पहले जिस पे बात करना है वो बात करना है मैं एपिथेलियम पे। एपिथेलियम केस में क्या क्या पता होना चाहिए इस तरीके से। एपिथेलियम केस में पता होना चाहिए इस तरीके से क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है इसकी। इसके तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन की जैसे बेस लेवल पे क्या होता है इस तरीके से, वो कोलुमनर सेल होती हैं, बेसल सेल होती हैं। इस पर क्या एडेशंस मिलते हैं आपको इस तरीके से। ये बेसिक लेयर जो होती है तरीके उसमें क्या मिलता है हमारा, इसके पार्ट मान लीजिए 3 पार्ट होते हैं इस तरीके से। इसके तरीके से हमारे एंडोथेलियल लेयर के सबसे पहले आती है हमारी बेसल लेयर। बेसल लेयर पे क्या होता है हमारे इधर कोलुमिनर सेल होती है। इसमें कहते हैं बेसल सेल भी कह देते हैं। ये इसके जस्ट अबव में क्या होती है हमारी इस तरीके से विंग्ड सेल होती हैं। कहते हैं जस्ट अबव दिस। इसके ऊपर भी क्या होती हैं, उसके ऊपर होती है हमारी जो एपिथेलियम। इसके बारे में पता होना चाहिए पॉइंट, यही पूछता है हकीकत में। हमारे ये सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है। वही तरीके से होती है हमारी नॉन केराटिनाइज
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और कुछ याद रखें नहीं रखें, ये चीज़ पता नहीं चाहिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है इस तरीके से, तो ऊपर ऊपर नॉन केराटिनस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये इसका जो क्या कारण होता है, इसमें जो होती है धीरे धीरे माइक्रोवेलाई होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोवेलाई क्या कहते हैं, इस तरीके से टीयर को इस तरीके से कंटेन करने का काम करते हैं, टीयर को टीयर के लिए कंटेन करने का काम करते हैं, बनाते नहीं है ये चीज़ है ना, टीयर कंटेन करने का काम करते हैं। ये नीचे क्या बनता है इसके लिए, तो मैं बताया था यदि ये आपस में है, ये यदि ये आपस में तो वो क्या कहते हैं तरीके से डेस्मोसोम। ये बेसल सेल में बात किया जाएगा, वो आपस में किसके द्वारा अटैच होते हैं, दो डेस्मोसोम के द्वारा अटैच होते हैं। देखिए, और ये एक तरीके से किसके द्वारा एक तरीके से हमारे जो है नीचे की जो लेयर होती है उससे जुड़े रहते हैं। ये जैसे एपिथेलियम सेल जो होती है वो तो आपस में उससे जुड़ी रहती है तेरी डेस्मोसोम, लेकिन जो इससे नीचे लेयर आती है हमारी कौन से, जो है एक तरीके से हेमीडेस्मोस मली तरीके से जो बेस बोमेस मेम्ब्रेन है उसके द्वारा किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। हेमीडेस्मोसोम के द्वारा ये चाहिए। इसका जो क्या सिग्निफिकेंस होता है ये चीज़ याद रखना, यदि इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से टीयर वगैरह होता है हकीकत में तो आपको आपको इस तरीके से बिल्कुल एकदम डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। ये तो ये हो गई हमारी इस तरीके से एपिथेलियम वाली पार्ट। अब आते हैं इस तरीके से बोमेंस मेम्ब्रेन पे। दूसरी क्या आती है हमारी बोमेंस मेम्ब्रेन। ये इसमें कुछ खास याद रखने को नहीं है, इसमें मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं याद रखने का। इसमें आपको याद रखना है इस तरीके से ये सेलुलर होती है और क्या कहते हैं इस तरीके से जब भी हील होगी स्कार के संग हील होगी ये। और इसमें कारण क्या होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी बन सकती है। इसमें याद रखना ये सेलुलर होती है और ये सेलुलर होती है जिसमें कहता है डू नॉट रीजनरेट। ये तीसरी चीज़ याद रखनी है, तीसरी लेयर कहते हैं स्ट्रोमा। हमारी स्ट्रोमा के केस में क्या याद रखना है, आपको टाइप 1 कोलेजन रहता है इसमें, उसमें जो मैं बताता हूँ इसमें भी टाइप 1 कोलेजन नहीं रहता है, इसमें भी याद रखना टाइप 1 कोलेजन रहता है। इसमें टाइप 1 कोलेजन के साथ क्या रहता है हमारा, रहता है इस तरीके से ग्लाइकोस जो होते हैं हमारा क्रेटिन और डर्मेटिन समय गया, ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेन्स रहते हैं, क्रेटिनिन सल्फेट। ये पूछा था ये ज़्यादा मात्रा में रहता है कंपेयर टू किसके, क्रोनोटिन सल्फेट की मात्रा में। यही जो एक तरीके से लेयर होती है जिसके कारण क्या होता है ये कंजक्टिवा वगैरह समझ में मिलती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो है वेल्यूस डिस्कलेशन होता है उससे अटैचमेंट अच्छा खासा होता है हमारे बिलिरुबिन के साथ। ये बात आ गई। अब आते हैं इस तरीके से स्टोमा के बाद आते हैं इस तरीके से डुआस लेयर पे। ये डुआस लेयर लास्ट में बाद में ही खोजी गई है, अभी तक नहीं बनी थी, बाद में लास्ट में नई खोजी हुई लेयर है डुआस लेयर। ये तो ये सेलुलर होती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है एक तरीके से। ये इस बारे में याद रखना जरूरत है, कोई खोजी ही नहीं गई है। तो इस तरीके से पांचवी चीज़ जो आपको याद रखनी वो याद है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। डेसिमेट्स मेम्ब्रेन ये केस में याद रखना है इस तरीके से, ये एक तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म बनाती है और ये एक तरीके से
आपको क्या याद रखना है इसके, इसमें यो एक तरीके से इसमें कोई भी इलास्टिक फाइबर नहीं होती हैं ये, जिसके कारण क्या होता है ये इसका जो है प्रॉपर ये क्या आसानी से ब्रेक हो जाती है। लेकिन इसमें ये चीज़ याद रखना ये रीजनरेट हो सकती है, कैन रीजनरेट, क्योंकि हर बार ये सोचने लग जाते हैं ऊपर ऊपर की रीजनरेट नहीं होगी नीचे की रीजनरेट हो जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है, ये एक तरीके से कैन रीजनरेट। लेकिन इसमें ये चीज़ कौन सा पार्ट रीजनरेट होगा, इस तरीके से नॉन बैंडेड जो पार्ट होता है वो रीजनरेट हो सकता है, हर पार्ट रीजनरेट नहीं हो सकता। ये क्या होता है ब्रेक हो जाती है ईजी लोग, ये तरीके से इलास्टिक फाइबर नहीं होते इसके कारण। ये इसमें एक तरीके से जो आपको याद रखना है वो इसमें दोनों स्ट्राया देखने को मिलते हैं। ये तो हम बात करते हैं हर स्ट्राया कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा के लिए, हर स्ट्राया ये चीज़ है। और उसके बाद वोगोस्ट्राया तो हम थोड़े बहुत अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। वो है तो वोगोस्ट्राया जो कि हमको किस में देखने को मिलता है, केराटोकोनस में देखने को मिलता है। तो ये जो भी स्ट्राया जो होते हैं वो इसमें ही बनते हैं लेयर के अंदर। ये इसलिए सीधे याद रखनी है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ अंदर बता नहीं सकता डेट के अंदर ये चीज़। इसमें जो आपको याद रख सकने वाला जो लाइन होती है वो याद रखने के लिए कि जब इसका टर्मिनेशन जो होता है इस तरीके से वो गोइनोस्कोपी के द्वारा देखा जा सकता है, जिसको क्या कहते हैं इस तरीके से शोवोस लाइन कहते हैं। इसमें क्या याद रखना है आपको इस तरीके से गोइनोस्कोपी पे इस तरीके से इसका क्या पेरिफेरल टर्मिनेशन कैन सीन, उसको क्या कहते हैं इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं हम शोवोस लाइन कहते हैं, साल्वेज लाइन कहते हैं, साल्वेज लाइन। ठीक हाईलाइटेड पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, अभी भी पूछा जा सकता है। ये तो थोड़ा सा मैं रेड हरा पेन रख लेता हूँ, तो सब हाईलाइट कर लेना। ये तो मैंने क्या क्या हाईलाइट करवाया, तो ये हाईलाइट करवाया अभी तो। हाँ एक जो पॉइंट और मैं हाईलाइट करवाऊँगा वो है हमारा एंडोथेलियम के द्वारा। एंडोथेलियम की किस में याद रखना है, इसमें लास्ट जो लेयर आती है हमारी एंडोथेलियम की, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा इस तरीके से लेयर से बारे में। लास्ट लेयर जो आती है वो आती है एंडोथेलियम की। ये बेसिक है तो उसमें मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा हूँ इसको ये चीज़। तो इसमें एंडोथेलियम की लेयर में आपको क्या याद रखना है, इसमें क्या सिंगल लेयर होती है किसकी तरीके से पॉलीगोनल सेल की सिंगल लेयर होती है। इसमें मल्टीपल है, तीन लेयर आई तो सिंगल लेयर होती है किसकी, पॉलीगोनल सेल्स की। ये सिंगल लेयर पॉलीगोनल सेल्स का क्या मतलब आ गया एक तरीके से, सेट नहीं था कैमरा। तो पॉलीगोनल सेल्स का क्या मतलब आ गया कि इसमें क्या है कि हमारा एक ही लेयर होती है और इसमें सबसे बड़ी बात याद रखनी है इसके लिए नॉट रीजनरेट, सेल होते हुए भी रीजनरेट नहीं कर पाती। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो जो है इस तरीके से एंडोथेलियम जो वोमेस में मेरे सबको पता रहता है ये सेलुलर तो रीजनरेट नहीं करेगी, लेकिन ये सेलुलर होते हुए भी रीजनरेट नहीं करती है। ये इसमें क्या है नॉट रीजनरेट, ये चीज़। इसमें क्या याद रखना है इस तरीके से आपको कि इसमें क्या नंबर जो होता है वो याद रखना है। इसमें अडल्ट में कितनी होती है, इसमें पॉलीगोनल सेल अडल्ट के लिए होती है 2500 से लेकर 3000 सेल तक। और एक तरीके से चिल्ड्रंस में तो सेल काउंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या बताता है कि कॉर्नियल एडिमा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि मानिए सेल का काउंट नंबर कम हुआ तो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी हुई वो इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि एंडोथेलियम जो होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है तरीके से कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी के। तो इससे लिए इसको एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है। तो इसलिए ये एग्जामिन किया जाता है किसके अंदर, हमारे स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी के अंदर। तो शेप वगैरह सब चीज़ देखी जाती है। तो आपको पॉइंट के लिए अभी के लिए याद रखना ये वाला पॉइंट क्या कि ये तरीके से अडल्ट में कितनी है, अडल्ट के लिए याद रख लीजिए, बच्चों की हालत पूछेगा नहीं। तो ये बच्चों के लिए याद रखें। एक मैं सुबह लाइन का बताया था मैंने, हाथ चाहे वो चाहे जो टॉपिक आएगा तब बात कर लेंगे इसके बारे में। एक तो याद रखना केराटिन सल्फेट ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट से कॉन्ट्रिक। मेरे एक क्वेश्चन पूछा था कि तो इस तरीके से तो केराटिन सल्फेट आएगा। हाँ इसमें ये चीज़
और हकीकत में ऐसा कुछ खाते याद रखने को नहीं है। इसमें ये याद रखना, इसकी लेयर याद रखना, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये रहती है हकीकत में। और थोड़ा सा लेयर सेल्स भी याद रख ही लेना हकीकत में क्या जा रहा है। ये जो को याद रख सकते हैं तो मेगालोकॉर्निया क्या होता है, मतलब कि जैसे डायमीटर जरूर है याद रखना, और माइक्रोकॉर्निया याद रखें नहीं रखें हकीकत में। तो ये 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आए पर्टिकुलर ये चीज़। तो अब हम आ चुके हैं अगले टॉपिक पे, मतलब इस तरीके से टॉपिक तो वही है, मतलब हमारा जो है इस तरीके से जो हम लेयर्स को पढ़ रहे थे आपको किस पाएंगे इस तरीके से लेयर्स के बाद आते हैं हम इस तरीके से इस पर नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई केस में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको, ये चीज़ ना नर्व सप्लाई केस में तो कोई ये नर्व याद रखनी जरूरी है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है ये तो सबसे पहली चीज़ याद रखना। बाकी और चीज़ आपको याद रखनी जरूरी है कि इससे रिलेटेड जो कंडीशन से हो सकती है, जैसे कॉर्निया ब्लिंक रिफ्लेक्स काम करता है, कोई याद होगा शायद कि अगर कॉटन से चबा देते, मतलब इस तरीके से कॉटन से स्पर्श करते कॉर्निया को और ब्लिंक हो जा देती है। हाँ तो वो चीज़ है, तो इस तरीके से कॉर्निया ब्लिंक रिफ्लेक्स में होता है। आफरेंट जो होता है वो तो कर किस जो ईफरेंट होता है उसको पता रहता है कि ब्लिंक के नाम का इस तरीके से 7th क्रेनियल नर्व जाएगी, लेकिन आफरेंट पता नहीं होता। तो आफरेंट में क्या ये तो पता होती है कि 3rd क्रेनियल नर्व जा रही है, लेकिन उसमें कौन सा डिवीजन है, तो इसे ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरीके से सेंसरी सप्लाई कौन करता है, तो सेंसरी सप्लाई याद रखना चाहिए। सेंसरी सप्लाई जो होती है हमारे नेज़ोसिलियरी नर्व, ये ज़्यादा चीज़ें काफ़ी हद तक मैं बता भी चुका हूँ, मैं तो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं है ये। और एक तरीके से इसमें ये चीज़ याद रखना है क्या कि इसमें जो है दो चीज़ें काम करती हैं इस तरीके से। इसमें जो है हमारा देखना होता है किससे टेस्ट कर देते, कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स से चेक करते हैं इस तरीके से इसकी एक्टिविटी सही हो रही है कि नहीं हो रही। इसमें हमें कंडीशन बोल रही थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेन उसके लिए मैंने एक बात खोला था, मैंने बर्नर सप्लाई में बता चुका हूँ। इसमें जो आपको आ सकता है इस तरीके से कॉटन में आप सर्च करा तो यदि वो सेंसेशन सही आ रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वो इस तरीके से कॉर्निया सेंसेशन जो वो है वो एब्सेंट है या रिड्यूस है तो उसको क्या कहते हैं इस तरीके से कॉर्नियल एनेस्थीसिया कहा जाता है, यानी कि कॉर्नियल सेंसेशन जो है इस तरीके से कम हो गई है। आपको इस तरीके से वायरल केराटिटिस में भी देखने को मिलती है ये। तो क्या होता है इस तरीके से डिक्रीज कॉर्नियल सेंसेशन, तो इसको वायरल केराटिटिस तो रहता है ये इस तरीके से क्या कहता है वायरल केराटिटिस। और जो कारण होते हैं वो पता नहीं होते, वो होता है हमारा लेप्रोसी, एक होता है हमारा डायबिटिक मेलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, जैसे याद रखना लेप्रोसी डायबिटिक मेलाइटिस। हाँ एक होता है हमारा अकोस्टिक न्यूरोमा ये। उसके अलावा क्या रहता है हमारे इस तरीके से टिमोलॉल, और इस तरीके से जो कंडीशन रहती है इस तरीके से ग्लोकोमा वाली, उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है ये। एब्सोल्यूट ग्लूकोमा हो गया। उसके अलावा क्या है बैंड शेप केरेटोपैथी है, ये बात आ गई मैं डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है इस तरीके से ये। उसके अलावा एक और जो पॉइंट याद रख सकते हैं इस तरीके से वो आती है हमारे टॉपिकल टिमोलॉल, वो भी इस तरीके से कॉज कर सकती है कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज करना है ये। मेरा को याद रखना है वो याद रखना वायरल केराटिटिस डायबिटिक मेलाइटिस लेप्रोसी, यही याद रहते हैं ज़्यादातर तो ये चीज़ें। हाँ इसमें ये चीज़ याद रखना थोड़ा सी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जरूर याद रखना, जिसमें मैं एक और बताया था थियासिस बल्बाई, उसमें भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज देखने को मिलेगा।
ये तो एक और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है ये। तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें को समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से। उसके अलावा जो बात करते चलें तो केरेटाइटिस, इससे रिलेटेड जो रहती है, दो केरेटाइटिस होती है वो हमारी इससे रिलेटेड रहती हैं। ये एक होती है हमारी न्यूरोट्रोफिक केरेटाइटिस। ये इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक तरीके से फिफ्थ नर्व का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, सेंसेशन जाती नहीं, मेरा होता है एनिस्थीसिया वाली कि एक तरीके से वो क्या है, एक तरीके से ब्लिंक करने का जो काम होता है वो नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है हमारा तो मतलब एक तरीके से जो है हेल्थ ऑफ एपिथेलियल लाइन जो होती है उसको अफेक्टिव करता ही है, जिसके कारण क्या होता है एक तरीके से न्यूरोट्रोपिक केरेटाइटिस डेवलप होता है। इसमें क्या सेवेंथ नर्व पाल्सी होती है जो अभी कोई आयु को सप्लाई करती है, जिसके अंदर आईलिड क्लोजिंग वगैरह नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है एक्सपोजर केरेटोपैथी। ये दो टाइप है एक तरीके केरेटोपैथी के हमारे। न्यूरोट्रॉपिक केरेटाइटिस के लिए क्या याद रखना है, एक तरीके से उसमें फिफ्थ नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिफ्थ नर्व इन्वॉल्व इसका होता है एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ही हो दोनों चीज़ों में, जिसमें याद रखना एक तरीके से एपिथेलियल लाइन होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, क्या हो जाता है ये डेवलप हो जाता है। इसमें सिम्टम जो आपको याद रख सकता है वो याद रख सकता है, कोई पेन नहीं होगा, नो पेन, और उसके अलावा नो टीयरिंग। ये करेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, लेकिन उसके बावजूद क्या मिल रहा है आपको, आपको स्वेलन रेड आइज मिल रही है, रेड आइज, स्वेलन आईलिड देखने को मिल रही हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कोई भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ जाए, कुछ आ जाए, जिससे करता है इस तरीके से सेंसरी सप्लाई वो अफेक्ट हो जाती है। इसमें ये चीज़ याद रखना, एक्सपोजर के कारण कि बाहर से एक तरीके से चीज़ों का एक्सपोजर हो गया, उसके कारण इधर कोई भी चीज़ों में अफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हमारा कोई भी लैक्राइमस सिक्रेशन होता है वो अफेक्टेड नहीं होता, और कोई भी होता है हमारा इस तरीके से ब्लिंक रिफ्लेक्स जो होती है आपको वो होता है, ये चीज़ें थी। तो इसमें याद रखना कॉर्नियल चेंजेस होते हैं, कॉर्नियल चेंजेस प्रेजेंट होते हैं कितने, नॉर्मल ब्लिंक रिफ्लेक्स में, और क्या होता है नॉर्मल लैक्राइमस सिक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। मैं इस तरीके से मैं ये चीज़ याद रखेंगे, नर्व सप्लाई का कोई रोल नहीं है, अफेक्टेड होती है तो फिफ्थ नर्व होती है, लेकिन जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं हमारे इस तरीके से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ये चीज़ इसमें मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछता है, वो आपको पूछेगा कौन सी नर्व अफेक्टेड होती है न्यूरोट्रोफिक केरेटाइटिस में, तो आपको याद है फिफ्थ नर्व इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सेवन नर्व इन्वॉल्व होती है तो एक्सपोजर होने लग जाएगा वहाँ से बाहर से एक तरीके से ये चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से कंडीशन क्या ये हो सकती है इस तरीके से, जैसे फैमिलियल होती हैं, फिर रेस डे सिंड्रोम, एंड्रोपी ग्लो डिसलाइपिया। हाँ, उसके अलावा क्या कहते हैं गैसेरिन गैंग्लियंस के द्वारा इस तरीके से डिस्ट्रक्शन हो सकता है इसके कारण। उसके अलावा क्या होता है सिफिलिटिक जो कंडीशन होती है उसके कारण है। हाँ, herpes जोस्टर हुआ। हाँ, ये चीज़ ये कंडीशन हकीकत में ये चीज़ एक्वायर्ड कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसको जो याद रखना है इसमें क्या कि तरीके से एडिमा, एक्सपोरिएशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कोई भी आपको अल्सर नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको वो नहीं मिल रहा है इस तरीके से ब्लिंक रिफ्लेक्स में नहीं, कम नहीं, मतलब अल्सर तो मिल ही रहा होगा, लेकिन ये कि कोई भी ब्लिंक रिफ्लेक्स में कभी नहीं है, कोई भी लैक्राइमस सिक्रेशन में कमी नहीं है, यानी कि कोई भी एक्सपोजर वाले कंडीशन नहीं है कि इस तरीके से एक्सपोजर के कारण हो जाए। फिफ्थ नर्व का इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है, क्योंकि इस तरीके से उसके साथ फिफ्थ नर्व भी इन्वॉल्व होगी, तो सेकेंड नर्व का डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन ये है कि कोई भी जो पाथवे जो होता है इस तरीके से जो अंदर की साइड से वो अफेक्टेड नहीं होता है। इसमें खाली बस एपिथेलियल लाइन जो होती है, मतलब एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है वो अफेक्टेड होती है, और कुछ भी अफेक्टेड नहीं होता है।
ये दूसरी जो आपको याद रखनी है, आपको न्यूरो पैरालाइटिक केरेटाइटिस। न्यूरो पैरालाइटिक केरेटाइटिस में याद रखना इस तरीके से सेवेंथ नर्व सप्लाई जो होती है वो अफेक्टेड होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आपका एक्सपोजर केरेटोपैथी हो जाती है। मतलब किस तरीके से बिलिंग नहीं कर पाएगा और एक्सपोजर आए तो एक्सपोजर केरेटोपैथी होती है। ये एक्सपोजर केरेटोपैथी कहते हैं, न्यूरोट्रोपिक केरेटाइटिस भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं, इसकी कहा जाए। ये इसमें जो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें जो एपिथेलियम जो होती है वो ड्राइड हो जाती है तरीके से बहुत ज़्यादा, और जिसके कारण इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म भी इन्वेड कर सकते हैं ये चीज़। इसमें क्या रखना है, तरीके ऑकुलर इरिटेशन, बर्निंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रेडनेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि इधर के वूड्स हो जाएगा मॉर्निंग के टाइम पे। ये इसमें जो है कॉर्नियल अल्सरेशन वगैरह सारी चीज़ देखने को मिल सकती है। इसमें याद रखना सिम्टम के नाम पे एक सिम्टम याद रखना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। इसमें याद रखना वोट्स एट मॉर्निंग टाइम पे, इस तरीके से वोट्स हो जाता है, मॉर्निंग बॉडी सेंसेशन हुआ, हाँ, इस तरीके से बर्निंग हुई, रेडनेस है हमारी, ये इरिटेशन है, इरिटेशन लगना मिलेगा ज़्यादा क्योंकि एक्सपोजर हो रहा है बहुत ज़्यादा वहाँ से बाहर से, इरिटेशन है, ये सारे इस तरीके से वोट्स हो जाएंगे इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम पे। ये तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से आप चीज़ें समझ गए होंगे इसके बारे में। तो हाँ, अब हम आते हैं थोड़ी बहुत कंडीशन पे कि इस तरीके से तो नर्व सप्लाई के रिलेटेड जो भी बताना था हमने बता दिया। मतलब जो भी कंडीशन इस तरह से नहीं भी थी हमने वो जनरेट करके बता दी। तो हमको जो याद रखनी है, आपसे पूछ सकता है इस तरीके से क्या कि इस तरीके से कॉर्निया हमेशा इस तरीके से ड्राई कैसे रहती है। चलिए सही में पंखा चालू कर दूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं लिम्बस के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। थोड़ी लिम्बस के बारे में, लिम्बस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, ये कहाँ पे होता है, कॉर्नियो सैक्रल जंक्शन पे बनता है। ये इसमें जो आपको याद रखना है, आपका स्टेम सेल रहती है, पुलिपुटेंट में लिखा नहीं है लेकिन स्टेम सेल तो रहती है ना, तो स्टेम सेल रहती है जिससे आगे ये रीजनरेट कर जाती है। ये इसमें जो आपको फॉन्ट याद रखना है इस तरीके से, जो मार्कर होता है वो याद रखना है इस तरीके से, और आपको याद रखना है इस तरीके से मार्कर क्या होता है, स्टेम सेल का मार्कर होता है ABCG, मतलब ABCD नहीं आता, ABCD2, और उसके अलावा क्या रहता है हमारा, इसमें लोकेशन जो रहती है देखते पैरासाइट और वोक्स प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज़ इसमें याद रखना, ABCD2 मन कर देना, ABCG2 रहती है हकीकत में। इसे लिम्बस के केस में क्या क्या चेंज आते हैं बताएं तो एक तरीके से जो है इसमें आपसे ये पूछ सकता है एनाटॉमिकल लिम्बस क्या होता है, सर्जिकल लिम्बस क्या होता है। ये चीज़ मुझे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ना हकीकत में। ज़्यादा मैं पॉइंट किस कहूँगा, फ़ायदा क्या है हकीकत में, इसलिए ये छोटा सा पॉइंट दोनों ही याद रख लेना, ये मैं बता दिया। इधर पैरासाइट और वो पूछ सकता है, इधर BCG2 जो 2 पॉइंट थे मेन वो मैंने बता दिए। ठीक है, तो ये चीज़ बात आ गई हमारी इस पे चीज़ों पे। अब मानते तरीके फिजियोलॉजी पे कि जैसे जो कॉर्निया होती है वो डिहाइड्रेटेड क्यों रहती है इस तरीके से, इसका जो कारण जो रहता है इसमें इस तरीके से एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलता है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं चलता, इसका लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं ना, इसे कहते हैं कॉर्निया इज डिहाइड्रेटेड। वाई ये पूछ सकता है, डोनी डिहाइड्रेटेड क्यों रहती है, वाई करके पूछ सकता है। इस तरह से कॉर्निया एवेस्कुलर रहती है, मतलब इस तरीके से कॉर्निया ट्रांसफरेंसी वाले फैक्टर रहते हैं
तो कॉर्निया डिहाइड्रेटेड रहने का जो मेन फैक्टर होता है, जिस कारण वो इवेस्कुलर भी, मतलब एक तरीके से उसकी ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। ये इसमें ये चीज़ याद रखना कि एक तरीके से ये तो एंडोथेलियम जो होता है इस तरीके से वो बैरियर की तरह काम करता है। मैं तो सब बैरियर फंक्शन होता है, एंडोथेलियम बैरियर फैक्टर की तरह काम करता है। उसके अलावा मान के चले यदि कोई भी पानी यदि एंटर कर भी गया ये, तो यदि वो उसको हटाने के लिए जो क्या करते हैं इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं, किसके लिए, टू एक्सक्लूड वाटर। खुद यदि वाटर घुस भी गया मान लीजिए बैरियर से अंदर से कॉर्निया के अंदर, तो वो क्या इधर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कॉर्निया के अंदर स्ट्रोमा के अंदर एंडोथेलियम है तो उसमें आ जाती है। जैसे याद रखना एपिथेलियम याद रखना ना, एंडोथेलियम याद रखना। एंडोथेलियम क्योंकि इधर के तो एक्वस ह्यूमर से भी सराउंडेड रहता है ना, ये चीज़ याद रखें, क्योंकि इधर इसमें अंदर तो एक्वस ह्यूमर होता है, मैं बता चुका हूँ। तो उसमें उसके बावजूद जो होती है कॉर्निया डिहाइड्रेट के होते हैं, पानी तो बगल में ही है, फिर भी डिहाइड्रेट है, ये सबसे बड़ी बात आई। जिसका तो एंडोथेलियम वाली लेयर होती है, थोड़ा पानी एंडोथेलियम के बीच से पहुँचेगा तो एक पंप जरूर काम करते हैं। ये चीज़ है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, यदि एंडोथेलियल सेल को यदि डैमेज हुआ तो उसमें क्या है कि कोई भी जो है हमारा जो है वो, मतलब एक तरीके से जो कोई भी जैसे यदि एंडोथेलियल डैमेज को सेल को डैमेज हुआ तो इसमें रीजनरेशन तो होता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि या तो वो सब कंपनसेशन होगा, मॉर्फोलॉजी का कंपनसेशन होगा, या फिर मैं एक तरीके से प्लियोमॉर्फिज्म करके सब कंपनसेशन होगा, मॉर्फोलॉजी चाहिए चाहे सेज को एलाइज करके एक तरीके से साइड को एलाइज करके कंपनसेशन किया जाता है। ये चीज़ याद रखना। यदि एंडोथेलियम के यदि सेल लॉस्ट हो गई, सेल लॉस्ट है, तो उसके इसमें कंपनसेशन किया जाता है किसके द्वारा, कि इसका साइज बढ़ा के पॉली मेगे मतलब की तरीके से उसका साइज बढ़ा के कंपनसेशन किया जाता है। ये लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये कंपनसेशन के 500 तक ही चलता है। इफ़ लेस देन 500 सेल, जो मैंने बताया था वहाँ तक जैसे स्पेकुलर माइक्रोस्कोप इसके लिए एग्जामिनेशन कर रहे थे, यदि इससे कम सेल हो जाए, नॉर्मल कितने बताए थे मैंने, 2500 से लेकर 3000 तक बताए थे। यदि वो इससे लेकर 500 से यदि कम हो जाए, वो थीटा नंबर है काफ़ी कम है, यदि 500 से तो कोई भी कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है। नो कंपनसेशन, कोई भी कंपनसेशन पॉसिबल नहीं है, रीजनरेटिव होती नहीं है। तो क्या बन जाएगा हमारा एक तरीके से कॉज कहते हैं एडीमा, कॉर्नियल एडीमा डेवलप हो जाएगा, जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर जाएगा और एडीमा डेवलप कर देगा। तो कॉर्नियल एडीमा इस प्रकार डेवलप हो जाता है। ये चीज़ है। इसमें जो बात रखना है कि इस तरीके से इसमें मेटाबॉलिज्म कौन सा मिलता है, ये चीज़ पूछ सकती है, ये मैंने थोड़ा पॉइंट बताया नहीं। ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म मिलता है। इसमें क्यों मिलता है कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म, तो कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म डिहाइड्रेटेड स्टेट को बनाने के लिए काफ़ी है। क्यों, यदि मान के एनारोबिक मेटाबॉलिज्म मिल रहा होता तो लैक्टिक एसिड बनता, लैक्टिक एसिड में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसके कारण जो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप का रिवर्स फंक्शन या डिसफंक्शन देखने को मिल जाता है, जिसके कारण वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो इसलिए इसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जरूर रहता है इस तरीके से इस तरीके से इसमें एरोबिक मेटाबॉलिज्म मिलना है। तो मेटाबॉलिज्म के नाम पे क्या मिलता है हमारा, इसे कॉर्निया में ही ले देता मैं, इतना ज़्यादा पीछे नहीं थी। एक एरोबिक मेटाबॉलिज्म मिलता है जिसमें ऑक्सीजन तो लेता ही है, एयर से लेता है, इस तरीके से बाहर तो खुला ही है ना ये आसमान, तो ऑक्सीजन तो एयर से लेता है, और न्यूट्रिशन किससे लेता है, एक्वस ह्यूमर से लेता है। ये इसका सिस्टम रहता है। ये आ गई। एक जो आपको पूछा था ये तो मैं डिहाइड्रेटेड स्टेट में बनाया था। ये डिहाइड्रेटेड स्टेट हालांकि अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट ट्रांसपेरेंसी बनाने रखने के लिए, लेकिन आपसे पूछ सकता है इस तरीके से क्या कि इस तरीके से कौन कौन से फैक्टर हैं और जो इस तरीके से डिहाइड्रेशन बनाने के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। हकीकत में जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी बनाने, डिहाइड्रेशन में ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए जो जिम्मेदार रहते हैं जो है, तो क्या हो सकता है आपसे पूछा था फैक्टर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया।
ये हाँ जी, हम छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये ज़्यादा लंबा जा रहा हूँ अपना, हमारा तो कुछ ही कर नहीं सकते। ये ऐसी है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी टीयर फिल्म। जो टीयर फिल्म बताता है इस तरीके से माइक्रोवेव ऐसे चिपक के रह जाती है, टीयर फिल्म काम करती है इस तरीके से ये। और जो क्या याद रखना है इस तरीके से, वो मैंने बताया था इस तरीके से, ठीक से यही सर रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है इस तरीके से एपिथेलियम में, जिसमें कहते हैं स्टोमा के कारण जो होती है स्टोमा में ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकेन जो होते हैं, मेन तो केराटिन सल्फेट होता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है, उस वो क्या है तरीके से इसको फैटर में जिम्मेदार रहते हैं। इसके लिए ज़्यादा को याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें जो होते हैं कोलेजन फाइबर याद रखना इस तरीके से, वो यूनिफॉर्म डायमीटर होता है स्टोमा के लिए, होमोजीनियस होता है। उसके अलावा क्या होता है यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से किसके कोलेजन फाइबर यूनिफॉर्मली अटैच रहते हैं। हाँ, उसके अलावा मैं बता देता हूँ इसके लिए डिहाइड्रेशन वाला फटा था, डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा चैप्टर जिम्मेदार है बता था, पंप और बैरियर फंक्शन ये। उसके अलावा क्या है कि यदि नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मिलीमीटर रहता है, वो मिलीमीटर ऑफ जी, तो वो भी इस तरीके से फैक्टर रहता है इस तरीके से। इसमें इसमें इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनाए रखने में इस तरीके से ये। क्यों? क्योंकि मानिए जरा जो आईओ इंटरऑक्यूलर प्रेशर है वो होता है, वो हमेशा इस तरीके से कॉर्नियल स्टोमल प्रेशर के कम रहना चाहिए। यदि मान के चले यदि जो है मतलब यदि वो कितने से ज़्यादा हो जाए तो ओपेसिटी हो जाती है, तो 53 से ज़्यादा हो जाए तो मतलब ये 53-55 से ज़्यादा हो जाए तो इस तरीके से डेवलप कर सकती है हकीकत में ये। तो नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी एक फैक्टर रहता है। उसके अलावा जो नर्व फाइबर होते हैं वो एक तरीके से नॉन माइलेटेड होते हैं। एक जो फैक्टर मैं बताता हूँ, मैं लिखने का बहुत मूड कर रहा हूँ, वो ए वेस्कुलरिटी ऑफ कॉर्निया। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, और अगर मैं पता ढंग से राइटिंग मिल गई, पेन पेन ऐसे हो गया मेरा, ये चीज़ तो थोड़ा सा मतलब आपको पता चल जाना चाहिए चीज़ को। ये बात आ गई। चलिए तो अब हम आते हैं इस तरीके से सीधे केरेटाइटिस पे हमारे, ऐसे बड़ा टॉपिक रहने वाला हमारा। कॉर्नियल कॉमन केरेटाइटिस। केरेटाइड कॉर्नियल अल्सर क्या कहता है, तरीके से ब्रीच हो जाता है तरीके से किसमें, इस तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ एपिथेलियम में, ये इसको कॉर्नियल अल्सर कह दिया जाता है। ये तो क्या आपको बताइए, हाँ इसमें जानने वाली बात तो है नहीं कोई। लेकिन इसके अलावा जो आपको याद रखना है एक ही कद में, जो भी केरेटाइटिस कब डेवलप हो सकता है, केरेटाइटिस जो डेवलप हो सकता है वो करता है हमारा अल्सर फॉर्मेशन करता है हकीकत में, ये चीज़ है। कॉर्नियल अल्सर कब डेवलप होता है इस तरीके से ये पूछता है ज़्यादातर, वो क्या अबरेजन हो रखा हो, तो कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसने कहीं थोड़ा कुछ लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन मचाया हो, और उसके बाद क्या हो गया इस तरीके से केरेटाइटिस डेवलप हो गया हो, उसके कारण आपको कॉर्नियल कम देखने को मिलता है। इसमें इस तरीके से आपको नेक्रोसिस मिल रहा है इस तरीके से, अबरेजन के नाम थोड़ा नेक्रोसिस, और उसके क्या इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ देखने को मिल रहा है ये चीज़। इसमें जो याद रखना है इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो क्या कहते हैं, वो ज़्यादा अबरेजन वगैरह जहाँ पे पहले और रखा, तो मैंने एक्सपोजर केरेटोपैथी वगैरह बताया था मैंने, उसके कारण इस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म हकीकत में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हकीकत में, काफ़ी बार हो सकता है कि जो है हमारा जो है सीधे इन्फेक्शन हुआ हो और उससे इस तरीके से ब्रीच आ गया हो ये। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एक तरीके से सीधे ब्रीच कर देते हैं।
इंटर एपिथेलियम में क्या करते हैं, ब्रीच कर दिया। कौन से ऑर्गेनिज्म है, हमारा आता है नेजेरिया गोनोरिया, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, और क्या आता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्टीरिया आता है। लिस्टीरिया हुआ, और इसके अलावा क्या हुआ, शिगेला और हीमोफिलस है। हीमोफिलस में आता है इन्फ्लुएंजा, आता है एजेप्टिकस होता है हीमोफिलस में, हीमोफिलस एजेप्टिकस। तो इंटर एपिथेलियम को इन्वेड कर देते हैं, जो कि यूजुअली हमको नहीं देखने को मिलता है। हालांकि मुझे इसकी चर्चा बैक्टीरिया और केराटिटिस को लिखी थी, इसीलिए तो हम खाली उसमें फाइंडिंग्स वगैरह की चर्चा करेंगे और कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने इसको सेंशन में चर्चा मैंने यहाँ कर दी। ये इससे पहले मैं केराटिटिस के भी बारे में बता दूँ थोड़ा बहुत चीज़ें। केराटिटिस में आपको याद रखना है क्या कि एक तरीके से क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो इन्फ्लामेशन तो है ये केराटिटिस का क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, तो इन्फ्लामेशन तो होता ही है ये इसमें। लेकिन इसको जो याद रखना है जो आपका क्लिनिकल फीचर है, ये एक तरीके से केराटिटिस से अल्सर फॉर्मेशन होगा, लास्ट में जाएगा आपको फाइंड सिम्टम क्या होता है, पेन मिलेगा आपको, एक तरीके से रेडनेस देखने को मिलेगी, तो यूजुअल सिम्टम पता चल रहे हैं, फिर भी याद रहने चाहिए। एक जो आपको होता है फोटोफोबिया, यानी कि तरीके से नॉर्मल लाइट आप देख नहीं पा रहे, तो आप देखने पड़े और लाल पड़ जाती है, नॉर्मल लाइट भी देखी नहीं जाती, फोटोफोबिया। उसके अलावा क्या होता है, ब्लेफेरोस्पाज्म। ब्लेफेरोस्पाज्म में क्या होता है कि आपकी जो आँख है वो एक तरीके से बंद होगी, आप चाह के भी खोल नहीं पा रहे, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी बार ऐसी कंडीशन में आँख ऐसा रिफ्लेक्स जा देती है इस तरीके से कि आँख खुलनी नहीं चाहिए, वो फिर और ज़्यादा एक्सपोजर होगा इस तरीके से, है। तो इसलिए ब्लेफेरोस्पाज्म देखने को मिलता है। इस तरीके से क्या होता है, इस डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग ऑफ आई ओपनिंग में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या होता है, डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, ये आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और सबसे जो कॉमन चीज़ मिलेगी आपको, डिमिनिशन ऑफ विजन, मतलब जो मेन आप सोचते हैं आई के बारे में सबसे ये तो होते हैं ना, डिमिनिशन ऑफ विजन ये। और ये जो आपको देखने मिलता है, देखने मिल सकता है पेनस फॉर्मेशन, ये हर जगह मिले नहीं मिले, लेकिन फिर भी याद रखो पेनस फॉर्मेशन, ये चीज़ ये हमारे इतने सिम्टम होते हैं। फिर हम आते हैं सबसे पहला टॉपिक आते हैं हमारा बैक्टीरियल केराटिटिस। बैक्टीरियल केराटिटिस में क्या याद रखना, जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रहता है हमारे इतने स्टेफ ऑरियस, ये एक सेकंड मुझे, और क्या पूछ सकता है ये तरीके से आपसे, इंडिया का पूछ सकता है, कुछ किताब में स्टेप एपिडर्मिटिस लिखा हुआ है, कुछ में इस तरीके से वो है खेत में, ये चीज़ है। मैं उसको अब रहने देते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट को। सबसे पहले चीज़ पे आते हैं तरीके से, क्या कॉन्टैक्ट लेंस यूजर में क्या होता है, कॉन्टैक्ट लेंस यूजर में कौन सा केराटिटिस देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली स्यूडोमोनास का। ये स्यूडोमोनास याद रखना इस तरीके से, वो है उसमें इस तरीके से ग्रीन कलर डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे प्रकार का, तो ये क्या ये ग्रीन कलर डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है ये। तो इसके स्यूडोमोनास के बारे में सेपरेटली चर्चा करेंगे। उसके अलावा चला गया लास्ट सर्जरी, जैसा अभी तो मेट्रोलॉजी पढ़वाते हैं, लिस्क जो होती है इस तरीके से, लिस्क सर्जरी के बाद कौन सा पेशेंट होता है, लिस्क सर्जरी आफ्टर कौन सा पेशेंट होता है, तो पेशेंट होता है हमारा एटिपिकल माइको बैक्टीरिया। ये पेन पन्ना ज़्यादा हो रहा है, ये करेंगे ये चीज़ें।
फिर इसको वहीं पे ले देते हैं यार, जल्दी से खत्म करते हैं न्यूमोकोकस को। इसमें जो आगे याद रखनी है क्या, न्यूमोकोकस के अंदर कुछ और फाइंडिंग मिलती है। अगर फाइंडिंग मिलती है तो मैंने बताया था ग्रीन डिस्चार्ज मिल रहा है, और जो फाइंडिंग में सारी फाइंडिंग से लेता वो मिलता है आपका हाइपोपायोन। हाँ, और क्या देखने को मिलता है इस तरीके से, अल्कस सर्पेंटाइनस, यानी कि सर्पेंटाइन मैनर जो होता है उसमें इस अल्सर देखने को मिलता है। अल्सर सर्पेनस, इस दोनों फाइंडिंग याद रख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। अल्का सर्पेनस जरूर याद रखना, ये चीज़ है, ये फाइंडिंग आपको याद रखनी है। तो हम आते हैं तरीके से क्लिनिकल फीचर, तो मैं बता दिया ज़्यादा डिमिनेशन में डिस्चार्ज वगैरह सारी चीज़ों में कॉमन नहीं है। तो इस तरीके के क्लिनिकल फीचर पता लग गए, ये टोटल मुझे पता लग गई, तो पॉइंट डालता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हुई, ये लिख के आने पड़ेंगे। बैक्टीरिया के टाइटिस है तो ये एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, और एग्जामिनेशन फंडिंग याद रहती है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग में आपको देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, अल्सर देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके से फ्लोरोसेंस स्टेन जो होगा उससे इस तरीके से पॉजिटिव आ जाएगा ये। उसके अलावा क्या स्ट्राइल हाइपोपियन देखने को मिलता है, एक चीज़ मिलता था, और क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिल सकता है। हाँ, उसके अलावा क्या है, यूरोप क्रेड जो है किस तरीके से क्रेडिट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके से एंटीरियोवेडाइटिस का फीचर रहता है ये। एग्जामिनेशन क्या क्या देखने को मिलेगा इस तरीके से, अल्सर देखने को मिलता है, क्रिएटिनिक प्रेसिपिटेट देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा क्या कहता है, एडिमा देखने को मिल सकता है, एडिमा मतलब जनरलाइज है, स्ट्रोमल एडिमा, स्ट्रोमल एडिमा देखने को मिल सकता है, ये चीज़ें ये चीज़। और कंजेशन याद है, कंजेशन तो मोस्ट फाइंडिंग रहेगी ये चीज़। कंजेशन मतलब ब्लड वेसल एकदम कंजेस्टेड आपको देखने को मिलेगी। अल्सर कैसे कैसे मिल सकते हैं आपको ये, अल्सर के नाम पे क्या मिलेगा, इस तरीके से परफोरेटिंग अल्सर देखने को मिलेगा। जिसमें क्या देखने को मिलता है आपको याद रखना, इसमें जो है इस तरीके से वो है एक्वस निकल जाता है। हकीकत में अल्सर के कारण परफोरेटिंग का मतलब कहाँ पे परफोरेशन आएगा, इस तरीके से आयरिस में परफोरेशन आएगा ये। इसका अक्वर जो है इस तरीके से परफोरेटिंग का मतलब क्या, ये कॉम्प्लिकेशन याद रखना। अल्सर में क्या होता है, आयरिस जो होती है उसमें परफोरेशन आता है, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से फिर एक्वस ह्यूमर लीक होगा उससे, जिसके कारण क्या डेवलप होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये तो पहले बताइए, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ये, जो कि क्या कवर करता है, एक्वस ह्यूमर कवर कर लेता है कॉर्निया को। क्या ठीक है, उसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है ये चीज़। इसमें जो याद रखना, ये जो मिलता है मेनली आपको किस तरह से स्यूडोमोनास के द्वारा देखने को मिलता है। तो स्यूडोमोनास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आ जाता है इसमें। किसमें स्यूडोमोनास में क्या चीज़ खास बात रहती है, वो होती है हमारा कोलेजिनोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये चीज़ देखने को मिलती है ये। और क्या देखने को मिलती है, ये जो आपको देखने को मिलेगा स्यूडोकॉर्निया है, जिसमें क्या इस तरीके से इन्फ्लामेटरी एक्सड्यूड होते हैं वो कवर कर लेते हैं ये। स्लगिश अल्सर केस में क्या देखने को मिला, स्लगिश अल्सर के केस में इस तरीके से स्यूडो कॉर्निया होती है, जो कहते हैं इस तरीके से इन्फ्लामेटरी एक्सड्यूड जो होते हैं कवर करते हैं इसको।
इन्फ्लेमेशन एसिडेट कवर कर सकते हैं। इसमें क्या स्यूडोकोनिया से क्या डेवलप हो जाता है, हमारा एक्टेसिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या डेवलप होता है, एक्टेसिया लास्ट में क्या डेवलप होता है, हमारा एंटीएस स्टेफाइलोमा। एंटीएस स्टेफाइलोमा क्या क्या कहलाता है, एंटीएस स्टेफाइलोमा बल्जिंग हो जाती है कॉर्निया, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है चलो ये चीज़ याद रखना है, फाइंडिंग याद रखना है, एंटीरियर स्टेफाइलोमा अलग अलग याद रखते हैं, एंटीरियर स्टेफाइलोमा, एक्टेसिया, स्यूडोकोनिया ये, और ये मैं बताया परफोरेटिंग अल्सर, ये भी एक तरीके से याद रखने वाला पॉइंट है। एक जो आपको पॉइंट याद रख सकते हैं वो आते हैं हमारा डेस्मोसील है। ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर कर सकते हैं, स्टेन के नाम पे स्टेन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और कल्चर कर सकते हैं तरीके अपने अपने हिसाब से इस तरीके से। इसमें याद रखना कौन सा कल्चर मीडिया यूज होता है, लॉस्टीन जेंसन कल्चर मीडिया यूज किया जाता है मेनली, जो किसके लिए किया जाता है, इस तरीके से एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया के लिए। ब्लड अगार वगैरह किसके लिए किया जाएगा, ब्लड अगार वो किया जाएगा हमारे इस तरीके से स्टेफ ऑरियस वगैरह के लिए। हाँ, और कुकड मीट बोर्ड किसके लिए किया जाता है, एनारोबिक के लिए किया जाता है। ठीक, ये चीज़ याद आ गई। ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे इस तरीके से, ट्रीटमेंट के नाम पे ट्रीटमेंट के नाम पे इस तरह रहते हैं हमारे एम्पेरिकल एंटीबायोटिक चलती है। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक में क्या रही है, विनोडोर कहता है मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये जो मेन ऑफ थेरेपी रहती है इस तरीके से आई ड्रॉप के नाम पे इस तरीके से वो है, वो रहती है हमारी इस तरीके से फोर्टिफाइड या कंसंट्रेटेड कहते थे, फोर्टिफाइड आई ड्रॉप रहती है हमारी। आई ड्रॉप कौन से यूज करते हैं तरीके से, जिसमें दो ड्रग आती है हमारी, तो सेफाजोलिन रहती है, सेफाजोलिन हाँ कितनी 5% रहती है तरीके से। हाँ, और दूसरी क्या रहती है आपका टर्बोमाइसिन या जेंटामाइसिन होती है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो रहती है। इस प्रकार आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा पता रहना चाहिए इसके बारे में। क्या कहता है सेफाजोलिन 5% या कह सकते हैं हमारा क्या दोनों चीज़ लेते हैं 50 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, प्लस कहते हैं अब मेरे हिसाब से तो टर्बोमाइसिन याद रहे ना, जेंटामाइसिन भी याद रख सकते हैं इस तरीके से यदि अवेलेबल है तो मैं तो फोर्टिफाइड कहते हैं, फोर्टिफाइड में याद है, फोर्टिफाइड ग्रुप कहते हैं सेफाजोलिन, और उसके अलावा किसकी आती है हमारी इस तरीके से टोबरामाइसिन। ये कितने परसेंट टोबरामाइसिन, ये होता है 1.3%। ये होता है टोबरामाइसिन, ये दोनों यूज़ की जाती है तरीके से, ये मेन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है ये हो गई। और जो याद रखते हैं इसमें तो इंस्टॉलेशन फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा इस तरीके से, जो है फटाफट का मतलब है कि 5 मिनट पर करना पड़ेगा, एवरी 5 मिनट, और इसे एवरी 15 मिनट भी करना पड़ सकता है। ये इसमें इसे याद रखना कि हकीकत में यदि जो अल्सर है वो हीलिंग नहीं हो रहा है तो इस तरीके से कंजक्टिवल इंजेक्शन भी दे सकते हैं, यदि कॉम्प्लिकेट नहीं है तो। ये मतलब कंपाउंड मतलब जो आपने ट्रीटमेंट दिया उससे इस तरीके से हल नहीं हो रहा है तो सीधे आप इंजेक्शन देके काम करा सकते हैं। ये इसमें जो आपको याद है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये इसमें यह चीज़ याद रखना कि यदि कोई भी ऐसे मान के चले हमारा हो रहा है इस तरीके से, वो कोई स्पाज में डेवलप हो गया, मैंने बताया था कोरियस स्पाज में बताया था कंजेक्शन, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कंजेक्शन के लिए एट्रोपिन आई ड्रॉप यूज करते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं तरीके से इम्पेंडिक परफोरेशन मैंने बताया था, परफोरेशन डेवलप हो रहा है हकीकत में,
तो जिसके कारण क्या आ सकते हैं, वो डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन यूज किया जाता है किसके लिए, हमारे परफोरेशन के लिए। परफोरेशन के लिए कैसे कर सकते हैं इस तरीके से, उसमें यूज आता है हमारा कैसे, क्योंकि ये है एंटी कौन सी तरीके से प्रॉपर्टी रहती है जो मैंने बताया अल्सरेशन किसके द्वारा, कोलिनिस्टेरेज वाली प्रॉपर्टी के कारण होता है। तो इसमें क्या एंटी कोलेजिनेज के कारण इफेक्ट होता है, इस कारण ये चीज़ हम इसको यूज कर सकते हैं। ये तो इस प्रकार आप चीज़ें समझ सकते हैं। हाँ, इसमें याद रखना है परफोरेशन हो चुका है, परफोरेशन प्रेजेंट है, यदि उसका एरिया 2 मिलीमीटर से कम है तो क्या करेंगे, इस तरीके से उसको सील कर देंगे किसके द्वारा, हमारा क्रायोनोग्लाइकेट के द्वारा कर सकते हैं, यदि 2 मिलीमीटर से ऊपर है। ये पूछ सकता है इम्पेंडिंग परफोरेशन पे क्वेश्चन आता है प्रॉपर है कि ऐसे मत कर लेना ये। तो ये चीज़ याद रखना, क्रायोनो एसाइलेट ग्लू के द्वारा हम चिपका देते हैं, क्रायोनो एसाइलेट ग्लू के द्वारा चिपका देते हैं ये। और यदि नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कंजक्टाइवल फ्लैग के द्वारा कवर भी किया जा सकता है। केराटोप्लास्टी में क्या करेंगे, तो कंजक्टाइवल फ्लैग के द्वारा कवर कर लेंगे। ये जो इसमें याद रखनी थी परफोरेशन हो गया है तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा इस तरीके से, फर्दर डिक्रीज इंटरवल पे और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। ये भी खास बात है, जिसके बाद एंटी ग्लूकोमा ड्रग दे सकते हैं ये। तो आप उसको जान चुके होंगे जहाँ तक है मेरे हिसाब से, और कुछ खास ऐसा पॉइंट है नहीं है जाना जहाँ तक जो है। इस तरीके से यदि कंजेशन वगैरह हो रखा हो तो साइक्लोपेजिक ड्रग यूज कर सकते हैं तरीके से, और कौन जो है इस तरीके से उसका और तो मुझे कुछ खास कंडीशन दिख नहीं रही है इस तरीके से इसके लिए ये चीज़। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, फंगल केरेटाइटिस में। ज़्यादा लंबा लेक्चर जा रहा है हकीकत में। फंगल केरेटाइटिस में कहते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है हमारा, एस्पारजिलस, कौन सा फूमिगेटस आता है। ये इसमें जो आपको याद रखना है इस तरीके से, कोई भी ट्रॉमा हुआ वेजिटेटिव मैटर के द्वारा और उसकी इम्यूनिटी कम है तब ये डेवलप हो जाता है। इसमें याद रखना साइन ज़्यादा देखने मिलेंगे, सिम्टम मतलब वायरल में मिलता है साइन ज़्यादा देखने में, सिम्टम ज़्यादा देखने मिलता है, साइन ज़्यादा देखने मिलता है सिम्टम की तुलना में। ये इसमें याद रखना है इस तरीके से, क्लिनिकल फीचर के नाम पे तो वही आ जाएंगे। एग्जामिनेशन की फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा अनस्टेराइल हाइपोपायन देखने को मिलेगा। उसमें स्टेराइल हाइपोपियन देखने को मिल रहा था, इसमें अनस्टेराइल हाइपोपियन देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हिस्ट्री जरूर याद है, हिस्ट्री की रहेगी हमारे वेजिटेटिव मैटर से ट्रॉमा के द्वारा, इसकी हिस्ट्री जरूर रहेगी। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है आपको, अनस्टेराइल, एग्जाम में पढ़ने वाले फंडे भी लिखता हूँ।
एग्जामिनेशन क्या मानने मिलेगी आपको? स्टेराइल हाइपो स्टेराइल हाइपो पायोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और क्या देखने को मिलते हैं आपको? सैटेलाइट नोडुल देखने को मिलते हैं। और क्या होते हैं हमारे? विसिलीज रिंग देखने को मिलते हैं। ये और क्या देखने को मिल सकता है आपको इस तरीके से? फर्दरी माइग्रेन देखने को मिलता है इस तरीके से। जैसे तो पहले समझ ड्राई आंसर रहता है, ड्राई लुकिंग रहता है, तो सारे पॉइंट ही बता दिए लोगों। ड्राई लुकिंग रहता है और ये मतलब स्टेरा हाइपा है ना, सैटेलाइट नोडुल है, और वीसली सैटेलाइट नोडुल वीसली नहीं जरूरी याद है ये चीज़। मैं इसके छोटे पिक्चर आती थी इसलिए याद रखना है इसको। सैटेलाइट नोडुल्स के नाम पे कैसे मिलेगा इस तरीके से? इस प्रकार कॉर्निया बीच में इस प्रकार आपको ये मिलेगा। सैटेलाइट नोडुल्स का देखने को मिल रहा है कॉर्निया की। कॉर्निया बना ये मत सोचें एक कॉर्निया के अंदर दिखाइए, एक कॉर्निया का ये है। तो ये चीज़ है, तो ये रिंग जो मिल रहा है आपको विसलीस रिंग है ये इस तरीके से, ये विसलीस रिंग है। हाँ, और हकीकत में इसके अंदर जो नोडुल्स है छोटे छोटे वो सैटेलाइट नोडुल है। ठीक है, और उसका जो मार्जिन रहता है वो इस तरीके से फिक्स नहीं रहता है, ऊपर नीचे ज़्यादा रहता है। इसको क्या कहते हैं इस तरीके से? इसको फंड नहीं याद रखना, फर्दरी मार्जिन मिलते हैं देखने के। ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या करेंगे इस तरीके से? तो इन्वेस्टिगेशन में याद रखना इस तरीके से, मेन जो आपको याद रखना है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वो होती है हमारे इस तरीके से कौन फोकल बाई माइक्रोस्कोप। उसके हम सीधे क्या विजुअलाइज करते हैं? हाईपे का एग्जामिनेशन करते हैं। हाईपे का विजुअलाइजेशन कर दिया ये। और जैसे कॉर्निया स्ट्रैपिंग है तो उसमें इस तरीके से क्या होता है? कल्चर के नाम पर कौन सा यूज है? SD जो करता ये पोटैटो डेक्स्ट्रो जो करता। इसमें स्टेनिंग पे याद आता है, स्टेनिंग के यहाँ पे एक तरीके से 10% के वजह से सब जानते हैं, लेकिन और भी पता होनी चाहिए। ये जो आती है हमारे इस तरीके से ग्रोकोट स्टेन आती है, और आती है हमारी इस तरीके से कोफ्लोवरी स्टेन आती है, कोल्फोवर स्टेन, ये कोल्फोवर स्टेन और आती है। ये ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी तो इसे ट्रीटमेंट करें तो उसका स्टेन याद रखें, नहीं रखें कोई याद नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस याद है नहीं, वो आती है हमारे नेटामाइसिन। नेटामाइसिन कितने? 5% आई ड्रॉप। ये इसमें क्या होता है? एवरी आवर करते हैं, एवरी पहले 2 दिन तक, तो कम से कम पहले 2 दिन तक हमको कम से कम लगातार 2 बार यूज़, मतलब एक हर घंटे, मतलब 2 दिन तक हर घंटे यूज़ करनी पड़ेगी। ये इसमें ये चीज़ याद रखना, यदि रिस्पॉन्ड कर रही है तो ठीक है, नॉट रिस्पॉन्ड कर रही है, नॉट रिस्पॉन्डिंग है, तो क्या कहते हैं? ऐड करेंगे हम इस तरीके से वोरिकोनाजोल, और उसके अलावा वोरिकोनाजोल ऐड कर सकते हैं इस तरीके 1%, और क्या कर सकते हैं इस तरीके से एम्फोटेरिसिन भी ये ऐड की जा सकती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में होता है एट्रोपी तो रहती है, इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट के नाम पर। स्टीरॉइड्स होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं, क्योंकि हम इम्यूनिटी और कम नहीं करना चाहते, तो वैसी इम्यूनिटी कम है आते ही इसलिए। हाँ, वायरल केटाइटिस में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं स्टीरॉइड का, लेकिन इसमें याद रखना इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। ये तो मैं बताया यूवीएल टिश्यू जो भी होता है उसमें एक तरीके से हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं? साइक्लोपेथिक यूज कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा वो आ गया रियल में बड़ी टॉपिक चल रहा है उसमें, तो याद हमारा वायरल केराटिटिस। वायरल केराटिटिस के केस में याद रखना है इस तरीके से कि इसमें 2 चीज़ें आती है, तो हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिक हो सकता है और हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है, 2 चीज़ें आ जाती हैं। ये
इसमें जो आपको ये याद रखनी है वो याद रखनी है, तो मैंने वायरल कैरेक्टर में हर्पेस सिम्प्लेक्स मिलता है। इसमें याद रखना आपको सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर, मतलब ये तो जो मेरे सिम्टम मतलब जो एंकेंथेरिया बताया था वो चीज़ गलत है। तो ये जिसमें जो मेन चीज़ आपको याद रखना है, आपको मेन सिम्टम जो याद रखना है वो होता है कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज हो जाती है। ये चीज़ याद रखनी है और कुछ याद रखना नहीं है ये चीज़ है। इसमें याद रखना यदि इस तरीके से प्राइमरी यदि है तो कंजक्टिवा का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यदि मेन तो, बाकी यदि थोड़ा सीवियर लेवल पे आ रहा है तो इस तरीके से केरेटाइटिस आपको देखने को मिलेगी, यानी इस तरीके से सीवियर लेवल पे आपको केरेटाइटिस देखने को मिलेगी। इस तरीके से किसमें रिकरेंट एपिसोड में ही देखने को मिलेगी। जो प्राइमरी यदि एपिसोड है तो ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगी, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है। हर्पेस सिम्प्लेक्स और हर्पेस जोस्टर के लिए बात करें दोनों जो कंसिडर करना पड़ेगा ये चीज़ है। जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वगैरह से होता है इसमें ये इसमें एक तरीके से अब ये तो बताया जाता है सिम्प्लेक्स टू न्यूट्रल कंजक्टिवाइटिस करता है और जो नॉर्मल रेड वाला HSV करेगा ये भी तो बताएंगे नहीं भी सकते हो। ये इसमें जो आपको मेन जो आपको याद रखनी है इसमें अलग अलग जोन के आधार पे पर्टिकुलर कि सबसे बड़े से लंबा इसी कारण जाता है अलग अलग जोन के आधार पर अलग अलग सिम्टम है। इसमें हम बात करते हैं एपिथेलियम की। एपिथेलियम में क्या देखने मिलेगा, सुपरफिशियल पंक्टेट केरेटाइटिस, सारी चीज़ें इंटरनेट है ये चीज़ याद रखना ना, ऐसे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर फीचर पंक्टेट केरेटाइटिस यानी कि तरह से कोने तो छोटे छोटे पंख से देखने मिलेंगे। जैसे एपिथेलियम में मिल रहा है तो ज़्यादा अंदर गैप आपको मिलेगी जैसे और सुपर पंक्टेट केरेटाइटिस मिल जाए। सुपर केरेटाइटिस आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या देखने मिलेगा, डेंड्राइटिक अल्सर देखने मिलेगा। और डेंड्राइटिक का असर किससे बिल्डअप हो जाएगा लास्ट में, जियोग्राफिकल अल्सर। ये सबसे लंबा टॉपिक रहता है कि इसमें देखें तो। फिर आता है हमारा स्ट्रोमा का इन्वॉल्वमेंट। स्ट्रोमा के इन्वॉल्वमेंट में क्या चीज़ देखने को मिलती है, स्ट्रोमा के इन्वॉल्वमेंट में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है क्या, एक तरीके से स्ट्रोमल केरेटाइटिस, ये तो बताइए होगा स्ट्रोमल केरेटाइटिस देखने को मिलती है। और ये इसमें जो याद रखनी है इसमें एक तरीके से ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है ये, उससे यहाँ देखने को मिलती है हमें क्या, स्ट्रोमल केरेटाइटिस। ये तो इसको क्या याद रखेंगे ये ठीक है। और टाइप 3 जरूर याद रखना, इसमें टाइप 3 मिली। अगला जो आता है हमारा एंडोथेलियम में, उसमें किस मिलता है, टाइप 4 देखने को मिलती है। कौन सी, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ये इसमें क्या करेंगे इस तरीके से डिस्कीफॉर्म केरेटाइटिस देखने को मिलती है। और इसमें कॉर्निया में कुछ भी होता है, एंडोथेलियम में होता है कॉर्नियल एडिमा डेवलप हो जाता है। जैसे डिस्कीफॉर्म केरेटाइटिस डेवलप हो जाती है। इसमें डेंड्राइटिक अल्सर में याद रखना है इस तरीके से, एक जगह पूछती है फाइनली सूडो डेंड्राइटिक अल्सर पूछता है, तो सूडो डेंड्राइटिक अल्सर जो हमें मिलता है हर्पेस जोस्टर में मिलता है और इसमें हमें डेंड्राइटिक अल्सर मिलता है। इसमें क्या होता है इस तरीके से, ये डेंड्राइटिक अल्सर पहले होता है कैसे, ये होता है तो ये तरीके से ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं पॉइंट ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। इसमें नोब्ड एंड प्रेजेंट है, ये क्या हमारा डेंड्राइटिक अल्सर आता है, इसमें नोब्ड एंड प्रेजेंट है तो वो होता है हमारा डेंड्राइटिक अल्सर होता है। नोब्ड एंड है वो प्रेजेंट है हमारे, यदि प्रेजेंट नहीं है तो वो इस तरीके से आता है हमारा किसमें, इस तरीके से डेंड्राइटिक मतलब वो सूडो डेंड्राइटिक अल्सर में जाता है। ये इसमें यदि डेंड्राइटिक अल्सर हो तब हम स्टीरॉइड नहीं देंगे, बाकी हर किसी कंडीशन में हमको इस तरीके से डेंड्राइटिक अल्सर दे सकते हैं। ये इसमें याद रखना HSV कौन सा सबसे हमारे जो आता है कॉर्नियल सेंसिटिविटी डिग्री है, इसको भूल मत जाना, एक मैं 2 बार बता चुका हूँ, अब भी भूल गए तो पढ़ना ही बेकार है आपको। फिर तो ज्योग्राफिक अल्सर में एक तरीके से पूरे अल्सर को घेर लेता है, ये प्रॉपर एरिया ये कहता है हमारा ज्योग्राफिक अल्सर, पूरा एक ज्योग्राफी घेरता है ना इस तरीके से। हाँ मतलब ये इसका कुछ सेंस नहीं बात का। ये इसमें इसे याद रखना है, इसमें डायग्नोसिस बनाएगा क्लिनिकली बनाएगा, कोई वायरस है, पता है कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ खास होती नहीं है।
ट्रीटमेंट के नाम पे ज़्यादा सीधे सीधे ट्रीटमेंट आता है, ये साइक्लोवीर पे चीज़ होता है हमारा ट्रीटमेंट। इसका RS का रहेगा हमारा, ए साइक्लोवीर रहता है हमारा ऑइंटमेंट, कितना 3%, ये 3-4% देखना है। उसके संग से क्या देते हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड भी देते हैं हम इस तरीके से, कैसे टॉपिकल स्टीरॉयड्स भी देते हैं, क्योंकि तरीके से ये ज़्यादा टाइप 4 टाइप 3 इसमें देखनी पड़ेगी ना, टॉपिकल स्टीरॉयड्स भी देते हैं ये। इसमें ये अंदर का 5 टाइम्स देते हैं इस तरीके से डे के अंदर, एक दिन के अंदर 5 बार देनी होती है ये। जो यूवीआईटिस वगैरह में डेवलप करिए तो मतलब साइक्लोपेजिक को यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं देखे थे हमारा अगला टॉपिक रिपीट ऑफ्थेल्मेटिक्स। ये है आपके ये खत्म ही नहीं हो रही, मैं करूँगी आप। रिपीट ऑफ्थेल्मिकस में क्या याद रखना है इस तरीके से, किसके द्वारा, तो वही जोस्टोडॉक्स चिकन बॉक्स है, ये मैं बताऊँगा ये। इसमें ये चीज़ याद रखना हकीकत में जो है वो, इसमें जो है ज़्यादातर क्या है ट्राइजेमिनल नर्व के इन्वॉल्वमेंट के संग देखने को मिलता है ये। इसमें क्या चीज़ याद रखनी है इस तरीके से, इसमें हमें पहले रैशेज देखने को मिलेगा। रैशेज जैसे मेरे पसंद नहीं आया था, एक पेशेंट था तो उसके अलावा ऐसी रैशेज थे, तो हमने रिकमेंड किया था कि तरीके से ऑप्थेल्मिक डिवीजन में दिखाना। तो आज तरीके से या तो स्किन में आ जाए तो स्किन में भी आपको ऐसे जो इस तरीके से उसको मतलब सस्पेक्शन हो सकता है, इस तरीके से उसको ऑप्थेल्मिक सिम्पटम डेवलप हो रखे हो, तो इसलिए आपको उसको जरूर दिखाना है। तो कहता है हुचेस का रूल कहलाता है क्या, कि यदि एक तरीके से टिप ऑफ नोज इन्वॉल्व है, इन किसमें इस तरीके से रैशेज में, तरीके से हर्पेटिक रैशेज होती है, हर्पेटिक रैशेज में यदि टिप ऑफ नोज इन्वॉल्व है तो क्या बन जाएगा इस तरीके से, आई ऑल्सो इन्वॉल्व। तो आई भी इन्वॉल्व होगी ही होगी जहाँ तक है, इसलिए हमें चेक करना जरूरी है यदि इस प्रकार की रैशेज आ रही है। ये जरूरी नहीं है कि दी गई नहीं दी गई, चेक तो करके रखते हैं उसको। ये तो इम्यूनोकम्युनिकेशन में होती है, इसमें एक्यूट फेज एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, और एक तरीके से ये होता है, इसमें ये पूछ सकता है, 2 चीज़ें होती हैं एक्यूट और एक तरीके से ये चीज़। एक्यूट वाले में बात करते हैं तो एक्यूट में क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट में आता है इसमें ज़्यादा स्क्लेराइटिस देखने को मिलता है, एपिस्क्लेराइटिस क्लेराइटिस तो बहुत ज़्यादा मिलता है, एपिस्क्लेराइटिस हुआ, स्क्लेराइटिस हुआ, ये पहले देखने को मिलेगा। ये इसमें जो मिलता है हमारे क्या, क्रेनियल नर्व पाल्सी देखने को, क्रेनियल नर्व पाल्सी कौन सी देखने को, 5th क्रेनियल नर्व, ये सबसे मोस्ट कॉमन, मैं तरीके से जाना 3rd क्रेनियल नर्व सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और नॉन 5th क्रेनियल नर्व याद रहता है, 3rd क्रेनियल नर्व है मोस्ट कॉमन, इसमें में 4th और 5th को भी इफेक्ट करता है, 4th और 6th को भी इफेक्ट करता है, तो क्रेनियल नर्व पाल्सी देखने को मिल सकती है आई के अंदर। ये केरेटाइटिस के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, कॉर्नियल सेंसेशन रेडनेस हुई है, ये चीज़। अच्छा आते हैं इसकी क्या क्या फंडिंग को देखने को मिलेंगी एग्जामिनेशन फंडिंग। ये फॉन्ट है स्पेशलिटी याद रखेंगे, असली में सेपरेटली लिख रखा है इसको, ये चीज़ है। लेकिन इसमें म्यूकस प्लाक केरेटाइटिस, स्टोमल केरेटाइटिस वगैरह देखने को मिलती है, इसमें याद रखें। ऐसा मैं एपिथेलियम का बताता हूँ, मैं सीधे कर रहे हैं एपिथेलियम में क्या जाता है, तो सुपरफिशियल पंक्चर्ड केरेटाइटिस, वो तो इसमें सीधे सीधे फंडिंग रहती है। तो इसमें याद रखना ऐसे जो डेंड्राइटिक अल्सर जो होते हैं इस तरीके से, उसमें कोई भी नोव्ड एंड पीरियड नहीं होते। डेंड्राइटिक अल्सर जो होते हैं डेंड्राइटिस में क्या इसे तो नोव्ड एंड पीरियड नहीं होते। स्ट्रोमा में इस तरीके से क्या रहता है, स्ट्रोमा में इतनी नॉर्मल केरेटाइटिस देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये इसमें कहता है हाइपर सेंसिटिविटी मैनिफेस्टेशन आता है, इसे इसमें कोई याद रखनी है। और एंडोथेलियम के केस में याद रखना है, कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है।
क्या है, डिस्किफॉर्म केरेटाइटिस को याद रखने की जरूरत नहीं। इसमें जो को याद रखना है वो याद रखना खाली बस ये कि इस तरीके से स्यूडो वाला बनता है, बस यही है डिस्किफॉर्म। फंडिंग आप सारी लिख के आएंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये क्रॉनिक वाले में क्या देखने को मिल सकता है, आपसे ये पूछ सकता है। तो क्रॉनिक में आपको इस तरीके से, क्रॉनिक में बस खाली एक पॉइंट याद रखना, क्रॉनिक केस में आपको मुकस प्लग केरेटाइटिस देखने को मिलता है, म्यूकस प्लग केरेटाइटिस, ये और कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसमें मैंने क्या, इसमें मतलब डिस्क फॉर्म बताइए, इसमें ये चीज़ याद रखना, कॉइन शेप्ड इस तरीके से देखने को मिलेगा, कॉइंड शेप्ड लीजन देखने को मिलते हैं, कॉइन शेप्ड सब एपिथेलियल लीजन देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं हम न्यूमोरल केरेटाइटिस। तो ये फाइंडिंग जरूर याद रखना, इस तरीके से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये याद जरूर रखना है, न्यूमोरल केरेटाइटिस। ये ट्रीटमेंट में क्या जाएगा, तरीके से एसाइक्लोविर देते हैं हम, तरीके से कोई जल्द से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, 5 टाइम देते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम एसाइक्लोविर तो सिस्टेमिकल ठीक रहेगा, सिस्टेमिक देनी है तो एसाइक्लोविर, टॉपिकल तो आपको पता ही है, टॉपिकल कितने 3% वाला था 5 टाइम्स देगा। बाकी क्या देखते हैं सिस्टेमिक, उसमें क्या देखा हमारा 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स डे, एक दिन में 5 बार, मतलब एक दिन में 5 बार देते हैं। ये कितने देते हैं, 2 वीक्स का देते हैं। ये तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने का है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हकीकत में, ये सबसे लास्ट टॉपिक आने आई गया हमारा एक्एंथेमीबा केरेटाइटिस। एक्एंथेमीबा केरेटाइटिस के केस में याद रखना, जो है रिस्क फैक्टर रहता है आपका कॉन्टैक्ट लेंस यूजर। कॉन्टैक्ट लेंस यूजर है, और उसमें भी कौन से मिलेगा, स्विमिंग पूल में ज़्यादातर जाते हैं, उसमें भी मिलेगा स्विमिंग पूल। इसमें तो वेजिटेटिव मैटर के लिए था, ऐसे इसमें भी रहता है, तो कॉन्टैक्ट लेंस और स्विमिंग पूल वाला रहता है रिस्क फैक्टर दोनों इसके लिए। इसलिए इसमें जो आपको याद रखने में जैसे बताने की कोशिश करूँ, सिम्टम्स मिलेंगे साइंस से ज़्यादा। और इसमें जो आपको मिलेगा क्या, फाइंडिंग क्या क्या देखने को मिलेगी इसमें, फाइंडिंग के नाम पे मिली, तो पेन तो बहुत ज़्यादा मिलेगा इस तरीके से, ट्रिपोस्टेटेड मोर मिलता है हकीकत में। इसमें एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या क्या देखने मिलेगी, ये तो मान लेता रिंग लीजन देखने को मिलेगा, सिम्टम नहीं, इस तरीके से एग्जामिनेशन फाइंडिंग हुई। एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या देखने मिलेगा, रिंग लीजन देखने को मिलते हैं। हाँ, उसके अलावा क्या स्यूडोडेंड्राइटिक अल्सर देखने को मिले, ये और क्या देखने को मिलेगा और ये तो एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या देखने को मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन में कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी करते ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेंगे। इसमें क्या कहते हैं, डबल वॉल शिफ्ट होते हैं, ये कंफर्म करते हैं इस तरीके से क्या कि एक्एंथेमीबा है। कल्चर मीडिया के रूप में क्या यूज़ करते हैं हम, नॉन न्यूट्रिएंट आहार यूज करते हैं इस तरीके से इकोलाई के द्वारा। तो मैं बताया था, याद होनी हो, नॉन न्यूट्रिएंट आहार है, कई सब हम तभी पढ़ेंगे। तो तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, तरीके से ये चीज़ याद रखनी चाहिए। ड्रग ऑफ चॉइस पे लिख के ख़त्म करते हैं इसको, उससे बहुत लंबा जा रहा है हमारा। तो ये रहती है हमारे पॉली एक्सा मिथाइलिन बिगुआनाइडे, पॉली एक्साथाइलिन बिगुआनाइडे, ये यूज की जाती है। ये किसके संग,
क्लोर हेक्सिडिन आई ड्रॉप के संग ये पॉलीएथर बेटा मिथाइल क्वानिटी याद रखना इसको। ठीक है, तो इसका यार हमारा ये चैप्टर है, वो टॉपिक है, मतलब खत्म हुआ चैप्टर, तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये का ही चैप्टर है यार। तो ठीक है, तो अब इसके सामने बैठो सुई दे। इंटरस्टिशियल केराटिटिस में टॉपिक ज़्यादातर आता नहीं है, तो इसलिए हम उसको चर्चा नहीं कर रहे हैं। बाकी हम डिस्ट्रॉफी देखते इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आने का वाला होगा तो इनमें दिया लेगा, और क्या है, हर चीज़ में तो करना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हर जगह।